हेलो एवरीवन। मेथड्स ऑफ एथिक्स को आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट 2 में हम लोग कुछ और बातें करेंगे मेथड्स ऑफ एथिक्स को लेके। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल और अनसाइकोलॉजिकल मेथड क्या है और उनके जो डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल मेथड को इंडक्टिव, एम्पिरिकल, एनालिटिक वगैरह क्यों कहते हैं और अनसाइकोलॉजिकल मेथड को डिडक्टिव, ट्रांसेंडेंटल और टेलियोलॉजिकल क्यों कहते हैं। आज हम लोग कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वाई दिस अनसाइकोलॉजिकल मेथड इज़ एब्सोल्यूट एंड वाई द साइकोलॉजिकल मेथड इज़ रिलेटिव। इनके ये और एक नाम है, आप कह सकते हैं कि अनसाइकोलॉजिकल मेथड को हम लोग एब्सोल्यूट मेथड कहते हैं और साइकोलॉजिकल मेथड को रिलेटिव मेथड कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हमने क्या देखा था कि किसी व्यक्ति का यानी ह्यूमन बींग्स का जो आइडियल है, ह्यूमन लाइफ का जो आइडियल है, उसको कैसे डिसाइड किया जाए। ठीक है, इसी के लिए हमारे पास दो मेथड थे, एक था साइकोलॉजिकल मेथड और एक था अनसाइकोलॉजिकल मेथड। तो साइकोलॉजिकल मेथड को हमने इंडक्टिव इन नेचर कहा था क्योंकि ह्यूमन बींग्स के डिज़ायर को पहले एनालाइज करना और उसके बाद उसके आधार पर एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल या एक कंक्लूजन निकालना जो प्रोबेबली या सर्टेन डिग्री तक सही हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऑब्जर्वेशन से, उनके साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इंडक्टिव है। और जो अनसाइकोलॉजिकल मेथड था वो डिडक्टिव था, बिकॉज उसमें एक फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर हम कंक्लूजन निकाल रहे थे। तो डिडक्टिवली वो जो कंक्लूजन था वो उस आधार वाक्य से ही आ रहा था, सर्टेनली आ रहा था, और इसलिए वो डिफरेंट नहीं हो सकता डिफरेंट लोगों के लिए। इसीलिए जो अनसाइकोलॉजिकल मेथड है उसके जो कंक्लूजन होंगे या उसके आधार पर जो भी ह्यूमन आइडियल निर्धारित किया जाएगा वो एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट होगा यानी कि वो देश काल परिस्थिति से परे होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए वो फिर सही माना जाएगा। और इस तरीके की कुछ बात आगे हम लोग पढ़ेंगे भी तो देखेंगे कि कांट के रिगरिज्म में भी दिखाई देती है। तो अनसाइकोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए भी रिगरिस्ट रीजन बेस्ड कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं और ह्यूमन आइडियल फिक्स किए जा सकते हैं, और साइकोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए भी रीजन को एज अ साइकिक पाथ लेते हुए हम इंट्यूटिव या फिर रिगरिस्टिक मेथड्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा भी था, ये इंट्यूटिव भी कहा जा रहा था। तो चाहे मेथड साइकोलॉजिकल हो या अनसाइकोलॉजिकल, दोनों से ही हम लोग एक जैसे थियरीज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिडोनिस्ट जो हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल मेथड से ही आएंगे। अनसाइकोलॉजिकल मेथड को फॉलो करने के बाद भी हिडोनिज्म प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने नेचुरलिस्टिक मेथड को, जो कि अनसाइकोलॉजिकल का ही पार्ट है। अनसाइकोलॉजिकल में हम लोगों ने एक नेचुरलिस्टिक और एक मेटाफिजिकल, या इसी को हम लोग फिलोसॉफिक भी कह सकते हैं। तो ये दो मेथड्स की हम लोगों ने बात की थी और उसमें देखा था कि हिडोनिज्म यहाँ से भी प्रूव हो सकता है। तो अगर ये अनसाइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों मेथड्स हम देख चुके हैं और हमारे पास हैं, और इनमें से ये प्रश्न उठता है कि एथिक्स की जो वास्तविक पद्धति है वो क्या है, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज द रियल मेथड ऑफ एथिक्स, विच वन इज द मोस्ट, यू कैन से इम्पॉर्टेंट वन और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वन। इस तरीके के अगर प्रश्न आप पूछें, ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि रियल मेथड ऑफ अगर हम एथिक्स की बात करें तो इन दोनों में से यानी साइकोलॉजिकल और अनसाइकोलॉजिकल में से कौन सा होगा, इसके लिए थोड़ी सी बात और करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए, एथिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स के जो आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, उसी की मीमांसा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मनुष्य का बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर या मनुष्य का आचरण, उसका हम नैतिक मूल्यांकन कर सकें, उसी के लिए हम नीति शास्त्र में मानव जीवन के आदर्श की चिंता करते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है कि ये ह्यूमन बींग्स है, इसका गोल ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, एम ऑफ लाइफ क्या है, ये जो एम ऑफ लाइफ होगा इसी के हिसाब से हम इसके मॉरल इवैल्यूएशन करेंगे। मॉरल इवैल्यूएशन करते किसके हैं हम, ह्यूमन बींग्स के एक्शंस का, उसके लाइक कैरेक्टर का, बिहेवियर का, बहुत सारी चीज़ों का, इंटेंशन का।
तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग स्कोप ऑफ एथिक्स में डिस्कस करते हैं, या फिर जो नेचर है ऑब्जेक्ट ऑफ एथिक्स है उन सब में डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एथिक्स है वो एक नॉर्मेटिव काइंड ऑफ डिसिप्लिन है, ये कोई फैक्चुअल साइंस नहीं है, और इसलिए यहाँ पर आदर्श का निरूपण करने पर ज़्यादा ध्यान होता है, स्टैंडर्ड्स बनाना, नॉर्म्स बनाना। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि कुछ जो भी पदार्थ हों उनका जैसा रियल नेचर हो उसे वैसा ही होना चाहिए, या उसे कुछ और होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कोई आइडियल वही आइडियल होना चाहिए जो किसी वस्तु का या व्यक्ति का रियल नेचर है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति अगर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन है, जैसे ये हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है, हैप्पीनेस चाहता है, इसके हिसाब से हमने कहा कि इसको हैप्पीनेस चाहना चाहिए। ठीक है, यही इसका गोल होना चाहिए। तो है के आधार पे जो हम चाहिए निकाल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो आदर्श है और जो रियलिटी है वो दोनों लगभग एक ही है, जो होता है वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कुछ बहुत सारे लोगों ने जो भी साइकोलॉजिकल मेथड का क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि अगर हम मनुष्य के जो आचरण हैं उनके वास्तविक उद्देश्यों से उसी उद्देश्य को आदर्श मान लेते हैं तो इसमें समस्या है। क्यों? क्योंकि यदि हम कोई कर्म अपने मान लीजिए कि स्वार्थ के लिए करते हैं, ठीक है, तो क्या ये कहना सही होगा कि हमें स्वार्थ के लिए ही हर एक कर्म करना चाहिए या स्वार्थ ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए? जैसा कि आगे हम लोग फिर साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म में देखेंगे भी डिटेल्ड में। फिलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि साइकोलॉजिकल मेथड ही एकमात्र जो है वो इम्पॉर्टेंट मेथड नहीं है एथिक्स में, या फिर एथिक्स के जो सारे स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हम बनाते हैं उसको साइकोलॉजिकल आधार पर नहीं बनाया जा सकता। और ये जो एक प्रॉब्लम है इज एंड ऑट क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं कि इज और ऑट का एक इशू है जो आज तक चलता आ रहा है, एथिक्स में डिस्कस किया जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की तरह से भी इसको देखा जा सकता है इन अ लॉजिकल सेंस, और इज ऑट का प्रॉब्लम वैसे भी मेटाथिक्स में बहुत चलता है। फिलहाल हम यहाँ पर दूसरे पद्धति को लें कि ठीक है, माना कि साइकोलॉजिकल मेथड एकमात्र मेथड नहीं हो सकता या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेथड नहीं हो सकता है एथिक्स में, तो क्या इसका जो ऑप्शन है या अल्टरनेट है वो अनसाइकोलॉजिकल मेथड हो सकता है? मतलब क्या अनसाइकोलॉजिकल मेथड से हमारा काम चल सकता है? तो ऐसा अगर कहें कि जीवन का जो आदर्श है वो ऐसा होना चाहिए जो प्राप्त किया जा सके। यदि आदर्श प्राप्त ही नहीं किया जा सकता तो उस आदर्श से क्या लाभ है? ठीक है, क्योंकि अनसाइकोलॉजिकल मेथड में कुछ ऐसा आइडियल बना दिया जाता है जो हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते, जैसे कि परफेक्शन, तो कम्प्लीटली परफेक्ट हो जाना, गॉड बन जाना, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। चलिए मान लिया कि करोड़ों अरबों खरबों में किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है ना, कोई एक बुद्ध हो सकता है, कोई एक गुरु नानक, कबीर, महावीर स्वामी हो सकता है, लेकिन क्या सभी व्यक्ति परफेक्ट हो सकते हैं? तो लोगों ने जिन्होंने अनसाइकोलॉजिकल मेथड को क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम रियल मेथड ऑफ एथिक्स की बात करें और साइकोलॉजिकल मेथड को हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेट के रूप में अनसाइकोलॉजिकल मेथड को भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आइडियल है वो कुछ ऐसा है और इतना दूर है कि ये गैप जो है यहाँ पे मान लीजिए ये सरफेस लेवल है, यहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स हैं और ये ह्यूमन बींग से इस आइडियल की इतनी दूरी हो जाती है, इतना गैप हो जाता है कि उसको प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कोई यूटोपियन कॉन्सेप्ट है विच कैन नॉट बी अटेन्ड एट ऑल। सो इसलिए भी इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र अल्टरनेट हो सकता है। और साइकोलॉजिकल की तो हमने बात कर ही ली। तो फिर ये जानने के लिए कि कोई भी आदर्श हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी अगेन हमें कहाँ जाना पड़ता है? मनुष्य की जो वास्तविक प्रकृति है यानी ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना ह्यूमन नेचर को जाने, ह्यूमन लिमिटेशंस को जाने, हम ये नहीं जान सकते कि कौन सा आइडियल हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो रियली कैसे होते हैं, इन्हें ही जानकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके के आइडियल्स हम
अटेन कर सकते हैं और किस तरीके के आइडियल्स अटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए दोनों बातें अब आप मिलाकर देख पाएंगे कि बिना मनुष्य के आचरण की परीक्षा किए किसी भी दार्शनिक मत को मान लेना या कोई आदर्श स्थापित कर देना ये भी ठीक नहीं है, है ना। क्योंकि जीवन का वास्तविक आदर्श दो तरीके से डिसाइड होना चाहिए। पहला तो कि क्या वो मनुष्य के प्राप्त करने योग्य है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा आइडियल हमने बना दिया जो कभी वो प्राप्त ही ना कर सके। और दूसरा कि ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स चाहता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि वो क्या चाहता है तो हम आइडियल कैसे डिसाइड करेंगे। इसलिए ये दोनों बातें ओवरलैपिंग हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज़ होते हैं। इसीलिए व्हेनेवर वी आस्क अबाउट द रियल मेथड ऑफ एथिक्स वी कम टू दिस मेथड। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल मेथड और डायलेक्टिकल मेथड। ये जो क्रिटिकल मेथड है, समीक्षात्मक प्रणाली, ये कुछ उसी तरीके का मेथड है जैसा कि आपको पता है कि रैशनलिज्म एम्पिरिसिज्म का झगड़ा सुलझाने के लिए कांट ने जो क्रिटिकल मेथड दिया था। और कांट दोनों ही पद्धतियों को मानते हैं, साइकोलॉजिकल को भी अनसाइकोलॉजिकल को भी। वो रीजन को भी मानते हैं, वो एक्सपीरियंस को भी मानते हैं, वो इंडक्शन और डिडक्शन दोनों को। उनका जो देखने का तरीका था दुनिया को वो ऐसा था कि हम एक क्रिटिकल मेथड अपनाएं जहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ को इग्नोर न किया जा सके, नेग्लेक्ट न किया जा सके। और उसी तरीके की कुछ बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है क्रिटिकल मेथड ऑफ एथिक्स में। ये क्या है, ये क्रिटिकल मेथड जो है वो सिंपली सिंथेसिस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड्स का, यानी कि डिडक्शन और इंडक्शन का कह सकते हैं आप, या फिर आपका ये साइकोलॉजिकल और अनसाइकोलॉजिकल का। तो जीवन का वास्तविक आदर्श वही है जो प्राप्त किया जा सकता है और ये मनुष्य के आचरण की परीक्षा किए बिना संभव नहीं है। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक पद्धति है या साइकोलॉजिकल मेथड है उसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। पर केवल ये जानकर ही कि मनुष्य का आचरण किन चीज़ों से निर्धारित होता है या वो क्या चाहता है, उससे ही जीवन का वास्तविक आदर्श हम नहीं बना सकते। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हमें विचार करना होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए यानी ऑट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द अनसाइकोलॉजिकल मेथड एंड व्हाट वी रियली वांट टू डू, व्हाट वी रियली वांट टू अटेन कम्स थ्रू द साइकोलॉजिकल मेथड्स। इसलिए जो सिंथेसिस बन रही है दोनों मेथड्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए नीति शास्त्र में ये दोनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है। इन एथिक्स दीज टू मेथड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब दोनों के प्रयोग से ही हम लोग जीवन का सच्चा आदर्श स्थापित कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाता है। और इन सेंस हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स में साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्सो ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, यानी ह्यूमन बींग्स का रियल नेचर उसको ऑब्जर्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ थॉट्स या आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है, क्या हुआ जा सकता है, क्या बना जा सकता है, एट्सेट्रा। इसलिए केवल एक से ही हम इस पूरे डिसिप्लिन या पूरे शास्त्र जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, एथिक्स कहते हैं, उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो ये तो रही बात कि रियल मेथड क्या होगा, जो दोनों का, इसको डायलेक्टिकल इसीलिए कह रहे हैं, जो दोनों का एक सिंथेसिस होगा। और सिंथेसिस कैसे होता है कि इसमें लगातार एक डायलेक्टिक्स चल रहा होगा, डायलेक्टिकल फॉर्म चल रहा है, थीसिस, सिंथेसिस, देन सिंथेसिस। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये चलता रहेगा। तो थीसिस है यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड्स है, उसका कुछ क्रिटिसिज्म आएगा और उसके क्रिटिसिज्म आने के बाद फिर हम उसका कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे। इसी तरीके से होता है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, फिर कोई बात निकल के आती है, फिर वो थोड़ी दिन के लिए हम उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं। तो साइकोलॉजिकल को हटाना, अनसाइकोलॉजिकल को देखना, फिर अनसाइकोलॉजिकल को क्रिटिसाइज करना एंड देन साइकोलॉजिकल पर बैक आ जाना, ये जो प्रोसेस है चलते रहता है और इसकी वजह से डायलेक्टिकल मेथड फॉर्म हो जाता है और उसी को हम क्रिटिकल मेथड यहाँ पे कह रहे हैं। ये तो रही बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात। अब हम लोग थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में हेनरी सिज्विक की बात कर लेते हैं। हेनरी सिज्विक की 1874 में एक बुक आई थी जिसका नाम था दी मेथड्स ऑफ एथिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत मोटी सी किताब है पर बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें उन्होंने क्या किया है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सिज्विक और मार्टिन्यू ये जो दो लोग थे, इन्होंने थियरीज और मेथड्स इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं किया था,
ठीक है। तो हेनरी सिज्विक क्या कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ एथिक्स में ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड इंट्यूशनिज्म, ये 3 प्रकार के मेथड्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्राइमरी एथिकल मेथड्स हैं या एथिकल अप्रोचेस हैं एथिक्स में, वो ये 3 हैं, ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और इंट्यूशनिज्म। ईगोइज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्थवाद, हिंदी में हम कहते हैं इनको स्वार्थवाद, ये रहा आपका उपयोगितावाद, और इंट्यूशनिज्म को हम लोग कहते हैं अंतः प्रज्ञावाद भी कहते हैं, अंतः अनुभूतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हैं हिंदी में। तो ये जो 3 मेथड्स उन्होंने बताए, 3 अप्रोचेस बताए, बेसिकली ये किस लिए है, ये डिटरमिन करने के लिए कि ह्यूमन एक्शंस को हम राइट और रॉन्ग में कैसे डिसाइड करते हैं। और इसीलिए आप ये अंतर देख पाएंगे कि इसके पहले जो 3 मेथड हमने देखे थे, साइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल और क्रिटिकल मेथड, वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के आइडियल क्या होने चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। और ये जो 3 मेथड्स हैं हेनरी सिज्विक के, ये किस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्शंस हैं उनको हम कब राइट और रॉन्ग कहते हैं या किन आधार पर हम उनको राइट या रॉन्ग कहते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों का कहना था कि जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स आर दी बेस, ठीक है, ये आधार होते हैं, ये बेस होता है। और इस पर बनता क्या है, थियरीज जो फॉर्म होती हैं वो एक तरीके से आप समझिए उस बेस पर बनने वाली बिल्डिंग है, ठीक है ना, ऊपर का हिस्सा मैंशंस हैं। सो थियरीज जो है वो मेथड्स पर बेस होती हैं। और इसलिए 3 मेथड्स से, ये हमारे जो 3 मेथड्स हमने देखे, साइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल एंड क्रिटिकल, वो यहाँ पर स्टैंड करते हैं एज अ मेथड्स, प्रॉपर मेथड्स उन्हीं को कहा जा रहा है। और ये तीनों को थियरीज कहा जा रहा है। बट स्टिल हेनरी सिज्विक के पास अपने जस्टिफिकेशंस थे और उन्होंने कहा है कि हम इन्हीं 3 को मेथड्स ऑफ एथिक्स कंसीडर करते हैं। और ये सवाल तभी आते हैं कि हम क्यों और कब और कैसे ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस को अच्छा या बुरा कहते हैं, शुभ या अशुभ कहते हैं, और किसी व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, वो कैसे काम करता है, उसके आधार पर, ठीक है। तो ईगोइज्म बहुत ब्रीफली हम बात करेंगे। ईगोइज्म एक मेथड है जो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इंडिविजुअल्स को कैसे एक्ट करना चाहिए जिससे कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट, ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये ईगोइज्म है, स्वार्थवाद है, तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात होगी, सेल्फिशनेस इज देयर। तो ह्यूमन बीइंग्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, उनको एक्ट करना चाहिए उस तरीके से जिससे कि उनका ओन सेल्फ रिस्पेक्ट प्रमोट किया जा सके। ये जो है वो पर्सनल हैप्पीनेस पर, पर्सनल वेल बीइंग पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो कहता है कि पर्सनल वेल बीइंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हैप्पीनेस, है ना, ये सारे क्या हैं, ये हमारे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एक्शंस हैं, या मॉरल एक्शंस का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। तो ईगोइज्म कहेगा सेल्फ हैप्पीनेस, पर्सनल वेलबींग, सेल्फ इवोल्यूशन एट्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की। एज पर हेनरी सिज्विक, यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद क्या है, एक ऐसा मेथड है जो कि इस बात के लिए एडवोकेट करता है कि जो एक्शंस हैं वो तभी मॉरल कहलाएंगे जब वो मैक्सिमाइज करें प्लेजर को, ठीक है, और मिनिमाइज करें किसको, पेन को, ठीक है। तो ऐसी थियरी जो ओवरऑल हैप्पीनेस को, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल, इस तरीके का जो सिद्धांत है वो उपयोगितावादी सिद्धांत है। और ये क्लोजली एसोसिएटेड है थिंकर्स लाइक जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिज्विक खुद में एक यूटिलिटेरियनिज्म के एडवोकेट थे, सो वो यूटिलिटेरियनिस्ट थे। ये सारी चीज़ें हम उपयोगितावाद में पाते हैं। सिज्विक ने क्या किया था, इस अप्रोच को बहुत रिफाइन किया था। जो बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह कर रहे थे उसके थोड़ा आगे बढ़ के इन्होंने इसको रिफाइन किया था। और एक बहुत फेमस चीज़ है जो हम लोग हिडोनिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हुए देखेंगे, पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। सो पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म हेनरी सिज्विक का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग बात करेंगे हिडोनिज्म वाले लेक्चर्स में। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, इम्पार्शियलिटी पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि जो दूसरों का इम्पोर्टेंस, दूसरों की जो हैप्पीनेस है वो इम्पोर्टेंट है, तो बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं, अन्य लोग, उनका भी इम्पोर्टेंस है, उनको भी हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, इस तरीके की बात करते हैं। दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म।
द थर्ड वन इज इंट्यूशनिज्म. इंट्यूशनिज्म ही डियोंटोलॉजी की तरफ भी देखा जाता है. इसको या तो इंट्यूशनिज्म कहिए या फिर कुछ लोग इसको डियोंटोलॉजी भी कहते हैं. बेसिकली ये कांट की फिलॉसफी है. तो हेनरी सिजविक कहते हैं कि ये जो तीसरा मेथड है, ये मेथड सर्टेन मॉरल ट्रूथ्स और ड्यूटीज़ को सेल्फ एविडेंट मान के चलता है. और वो कहता है कि इंट्यूटिवली जाना जाता है, चूंकि जो ड्यूटीज़ होती हैं कि ये हमारे कर्तव्य हैं और कर्तव्य तो हमें करने ही चाहिए. वी आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़. सो वेयर वी नो इट फ्रॉम, वी नो इट फ्रॉम द इंट्यूशन, ऐसा वो कहेंगे. जैसे कि इंट्यूशनिस्ट कहते हैं, कांट कहते हैं. तो हेनरी सिजविक ने कहा कि ये इंट्यूशनिज्म जो है, जो डियोंटोलॉजी है, वो इंट्यूटिवली जानी जाती है, वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट होती है. वी नीड नॉट टू प्रूव इट थ्रू समथिंग एल्स, रादर आवर ओन इंट्यूशन टेल्स अस दैट दिस इज राइट थिंग टू डू एज दिस इज आवर ड्यूटी. इस तरीके के जो सिद्धांत होते हैं वो ये कहते हैं कि कुछ एक्शंस, सर्टेन एक्शंस इनहेरेंटली राइट हैं और सर्टेन एक्शंस इनहेरेंटली रॉन्ग हैं. तो अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार जो राइट या रॉन्ग है ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है. उनका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, वी डू नॉट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉरल ड्यूटीज और मॉरल एक्शंस. रादर वो एक्शंस ही अपने आप में गुड या बैड होते हैं और अपने आप में ही वो राइट या रॉन्ग होते हैं. और इसका पता हमें कैसे चलता है, वो बोलेंगे इंट्यूटिवली पता चलता है. तो इस तरीके की बात की थी हेनरी सिजविक ने. अब अगर आपको कभी भी मेथड्स ऑफ एथिक्स की बात करनी हो तो आप ये दोनों तरीके से बात कर सकते हैं. आप एक तरह से तो आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल और क्रिटिकल मेथड क्या है, और एक तरीके से आप जो है इगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और इंट्यूशनिज्म की भी बात कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप चाहें और थोड़ा एनालाइज करें अच्छे से, तो इन तीनों को एक दूसरे से, यानी 3 ये मेथड्स जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए और 3 ये मेथड जो हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों को आपस में कहाँ रिड्यूस किया जा सकता है, ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं. जैसे कि हम कहें इंट्यूशनिज्म जो है, जो कांट का डियोंटोलॉजी है, दैट कम्स इन अंडर द क्रिटिकल मेथड, या क्रिटिकल मेथड को इंट्यूशनिज्म के साथ जोड़ा जा सकता है. अगर मैं ऐसा आपको यहाँ पे दिखा पा रही हूँ, तो क्या आप इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म दोनों को चेक करके, ऑब्जर्व करके थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ पे ये जाएगा. और अगर हम कोशिश करें कि इन दोनों टाइप के जो डाइवर्सिफिकेशन हैं उनको सबमर्ज कर दें, आपस में सब्लिमेट कर दें और इनको मिला दें, एक दूसरे में रिड्यूस कर दें, तो क्या किया जा सकता है. दैट विल बी योर नेक्स्ट टास्क टू डू. तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में. और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज जो मेथड्स ऑफ एथिक्स है वो दोनों तरीके से देखा जा रहा है. पहला तो कि हम वो कौन से आधार हैं जिनसे डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन का आइडियल क्या होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या होना चाहिए. और दूसरा क्या डिसाइड कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्शंस हैं उनको हम कैसे राइट रॉन्ग कहते हैं, है ना, कैसे हमें पता चलता है. तो दोनों ही मेथड्स की बात कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि मेथड्स और थियरीज में कोई अंतर नहीं है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं, मेथड्स अलग है, थियरीज अलग हैं, मेथड्स बेस होता है, थियरीज उस पर बनाए जाते हैं, उसके आधार पर बनाए जाते हैं, तो कोई भी आप एक अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके फॉर या अगेंस्ट में अपनी बात रख सकते हैं. या फिर आप इनको चाहें तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इन वन अनदर विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन. दैट्स ऑल अप टू यू. सो यू हैव फुल क्रिएटिव एंड एकेडमिक लिबर्टी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.